अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज और साथ ही वो अर्ली सिम्टम्स जो आपको बच्चों में देखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ मिस कर रहा है, या वह बाकी बच्चों की तरह बोलता नहीं है, या वह बाकी बच्चों की तरह सीख नहीं रहा है, तो यह वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि ऑटिज़म से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मुझे आया, किस बात से, कौन से वो सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। कई बार हम बच्चे को स्पीच डिले ही समझते रहते हैं कि बच्चा सिर्फ बोलता नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है, और अगर है तो हमें उससे किस तरह से घर पर थेरेपीज देनी है। आज इसी विषय में है मेरा वीडियो। बच्चा छोटा है आपका, तब ये सिम्टम्स 1 साल तक आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा आपको जॉइंट अटेंशन देता है। आप चीज़ कोई दिखा रहे हो तो बच्चा वहाँ पर देखता है, या फिर जैसे आपने कहा कि वो देखो क्या है, वो देखो एरोप्लेन, बच्चे ने एरोप्लेन को देखा, उसने ट्रैक किया उस चीज़ को, वो देखता रहा। ये एक चीज़ भी बताती है कि आपका बच्चा नॉर्मल है, उसे ऑटिज़म नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी फिंगर पॉइंटिंग को नहीं समझता है तो ये एक चिंता का विषय है। कोई राइम बोलिए और बच्चे के रिएक्शंस को नोट कीजिए, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ऑटिज़म है कि नहीं है बच्चे को, तो उसके लिए हमें बच्चे को पहले तो आप दिखाइए कि देखिए कि आप वो फिंगर पॉइंटिंग को फॉलो कर रहा है आपकी, एक ये चीज़। दूसरा हमें देखना है जो ये अर्ली साइंस हैं, ये सब जो हमें देखने हैं। दूसरा साइन जो है वो है कि बच्चा आपको देखे कि आप कोई राइम बोल रही हैं, वो देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपकी इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है आपको। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑटिज़म में बच्चों में इमिटेशन नहीं होता है। ये सब सोशल जो बेसिक स्किल्स हैं ये बच्चों में लैक होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल होता है कि बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हो सकता है कि बच्चे को हियरिंग को लेकर इश्यूज़ हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर बाकी जब सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चा सब कुछ कर रहा है, तो आप हियरिंग का एक टेस्ट करवाइए। अगर हियरिंग टेस्ट ओके है तो ज़रूरत है हमें समझने की बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप उसका नाम लेकर उसे रिइंफोर्स कीजिए। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़, अगर बच्चा आपका नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो रिइंफोर्सर अपने पास रखिए, उसकी पसंद की चीज़ लीजिए, उसका नाम बुलाइए, साथ में उस चीज़ का नाम पेयर कीजिए। जैसे कि गुरजोत चॉकलेट, गुरजोत बिस्किट, गुरजोत कार। अब आपने किसी अच्छी उसकी फेवरेट चीज़ के साथ उसके नाम को पेयर किया है तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने नाम को रिस्पॉन्ड करने की जो बिहेवियर है, उनका फ्रीक्वेंसी है का, वो बढ़ता है। बच्चे नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। दूसरी जो चीज़ हमें देखनी है कि बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं देता है, जब हम राइम बोल रहे हैं तो बच्चा हमें देख ही नहीं रहा है, तो ये इसका मतलब है कि बच्चे को, अगर बच्चा सोशल स्माइल दे रहा है, हंस रहा है आपकी तरफ, तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनमें सोशल स्माइल नहीं होती है। बच्चे आपको देखकर हंसते नहीं है जब आप राइम बोल रहे हैं। जब राइम बोल रहे हैं बच्चा आपको, जिसे कहते हैं कि एक लुक देना, कम्युनिकेटिव लुक देना, बच्चा उसे देखकर हंस रहा है, तो ये एक चीज़ जो है इससे पता चलता है कि बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है। और बच्चा अगर आपके साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि उसे ऑटिज़म नहीं है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट में उसको प्रॉब्लम है तो तब भी आप रिइंफोर्सिंग चीज़ें अपनी आई लेवल के पास ला कर रखिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए उसके साथ में, जैसे कि फेस को पेंट करना, फेस पर थोड़े आप पेंटिंग के ही ड्रॉप लगा दीजिए, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चों को एक बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि बच्चे किसी भी चीज़ को सेम देखना पसंद करते हैं। अगर हल्का सा भी कुछ लगा हुआ है तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ वैसे ही दिखे मुझे। तो मैं ये चीज़ें देखती थी गुरजोत में। और जब आप मुंह पर पेंट लगा लेते हैं, मान लीजिए आपने एक ड्रॉप लगा लिया और बच्चे ने उसे निकाल दिया और फिर आपने फिर लगाया, अपने आई के पास लगाइए, बिंदी लगाइए, हो सके तो बिंदी को कभी उसने निकाल दिया तो दूसरी बिंदी लीजिए, फिर लगा लीजिए। इससे बच्चा लगातार वो उस चीज़ को निकालने में रहता है, और ये चीज़ भी बच्चों का ध्यान लेने में आपको हेल्प करती है। बिंदी को अपनी आईज़ के आसपास लीजिए। इधर उधर लगाने से बच्चे का आई कांटेक्ट आपको कम मिलता है, क्योंकि बच्चा उस स्पेसिफिक जगह पर ही बच्चे देखते हैं जहाँ पर आपने बिंदी लगा रखी है। तो कोशिश कीजिए आप अपने आई लेवल के पास लाकर लगाएं। इसके बाद मैं बात करूं, अगर कोई टॉयस देना है, बच्चे का नाम बुलाना है, तो थोड़ा एक्साइटेड होकर उसका नाम लीजिए, क्योंकि बच्चे को आपने अपने साथ जोड़ना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ में पूरा एक्साइटेड होकर काम करना। आपकी आवाज़ में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं कि गुरजोत, तो बच्चा नहीं देखता गुरजोत, इस तरह से बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चों को वेरिएशन चाहिए, उन्हें कोई एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट का एलिमेंट
ज़रूर ऐड कीजिए अपनी थेरेपी में, स्पेशली जब आप बच्चों के सोशल स्किल्स पर काम कर रहे हैं। ये तो थी सोशल स्किल्स की बात। जो दूसरा हमें सिम्टम देखने की ज़रूरत होती है वो है कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑटिज़म में बच्चे पॉइंट नहीं करते हैं। ये अक्सर बच्चों को पॉइंटिंग में प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की आपकी हैंड लीड जिसे हम कहते हैं कि पेरेंट्स का हाथ पकड़ के लेकर जाना और उस चीज़ पर रख देना, ये ऑटिज़म का बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह से अपनी नीड्स बताता है आपको, तो समझ लीजिए उसे ऑटिज़म है। बच्चा आपसे मांगता नहीं है, खुद से चीज़ें ले लेता है, ऑटिज़म। क्योंकि बच्चों को आपके साथ बात करने में प्रॉब्लम है। बच्चे जानते नहीं किसी चीज़ को कैसे मांगना है। इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ वर्बल, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कि मुझे वो चीज़ चाहिए। बच्चा वैसे तो बोलता है लेकिन अपनी नीड्स नहीं बताता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा किस वे में, अगर वो नॉन वर्बल चीज़ों को, क्या वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहा है, जिसे हम पॉइंटिंग भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा पॉइंट करके कुछ मांग रहा है। चीज़ अक्सर ऑटिज़म में मिस होती है और हमें बच्चे की पॉइंटिंग पर काम करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पॉइंटिंग सिखाएं कि अपनी चीज़ को कैसे मांगना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्पीच थेरेपी की शुरुआत है अगर बच्चे को आप टीच कर रहे हैं। इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे 5 वर्ड्स हैं जो बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करते हैं और जिनके थ्रू आप बच्चों की कमांड फॉलोइंग पर काम कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे को अगर ओरल मोटर डिफ़िकल्टी है किसी भी तरह की, वो बोल नहीं पा रहा है, ज़्यादातर कंप्लेन यही रहती है कि बच्चा बोलता नहीं है। ऑटिज़म में बाकी सब बिहेवियर्स को एक जगह कर दिया जाता है। अगर बच्चा बोलता नहीं तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में लिया जाता है, उस चीज़ को ही कंसीडर किया जाता है कि बच्चा बोलता नहीं है। और इसी कंसर्न के साथ में पेरेंट्स अक्सर चाहते हैं बच्चों को दिखाने कि बच्चा बोलता क्यों नहीं है। लेकिन ये जो साइंस मैंने आपको पहले बताए हैं, जो सोशल साइंस है, ये आपको इनिशियली देखने की ज़रूरत ज़रूर है। क्योंकि अगर बच्चे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो स्पीच में आगे प्रॉब्लम उसको आएगी ही, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं और बच्चों में ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि बच्चों में ये स्किल्स नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं और घर पर ही उन पर काम कीजिए। स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज होने की वजह से बच्चे कभी भी एप्रोप्रिएट बोलना नहीं सीख पाते हैं, जिसे ओरल मोटर जिसे हम कहते हैं डिसफंक्शन होना। जिन बच्चों को ओरल मोटर डिसफंक्शन होता है उन्हें फीडिंग को लेकर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे च्यू नहीं कर पाते हैं, या बच्चों को माउथिंग के बिहेवियर्स होते हैं, या बच्चों में लगातार आ ऊ साउंड्स निकालते रहना, ये जो होती हैं ये बिहेवियर्स होते हैं। और ये चीज़ें भी बच्चों में स्पीच को अफेक्ट करती हैं। कुछ बच्चों को साउंड को इमिटेट करने में प्रॉब्लम होती है, जिसे हम अप्रेक्सिया भी कह देते हैं कि बच्चे को साउंड इमिटेट, बच्चे को आ बोला है तो बच्चा इमिटेट ही नहीं कर पा रहा है। तो हमें बच्चे को ओरल मोटर इमिटेशन पर उसके काम करना, उसकी टंग मूवमेंट पे काम करना, स्पेशली अगर आपका बच्चा साफ नहीं बोलता है। टंग मूवमेंट का मतलब है टंग को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे घुमाना। यह है बच्चों की स्पीच की क्लैरिटी के लिए बहुत यूजफुल है। एक और क्वेश्चन मुझे आया था कि बच्चा लास्ट का वर्ड जो है वो ओमिट करता है, उसे नहीं बोलता। जैसे हैट को है बोलता है, टी नहीं बोलता है, ट हैट ये नहीं बोलता है। तो अक्सर बच्चे कई बार इनिशियल वर्ड्स को बोलते हैं लेकिन जो लास्ट वर्ड होता है उसे वो ओमिट कर देते हैं, मैं कहूँ कि बोलते ही नहीं हैं। तो क्योंकि वो उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। आप जब आपके बच्चे को ऐसा इशू है तो आप उसे बोलेंगे हैट, मतलब हम लास्ट वर्ड पर भी पूरा स्ट्रेस देंगे ताकि बच्चे को पता चले कि मुझे ये वर्ड बाद में बोलना है। और कोशिश कीजिए कि बच्चा वो बोले। नहीं बोल रहा है तो ट अलग से उसे सिखाइए, लेकिन ज़रूर कोशिश कीजिए कि बच्चा लास्ट वर्ड को पकड़े और उसे बोले। क्योंकि जब हम बोलते हैं बहुत फास्ट बोलते हैं और बच्चे कई बार उन वर्ड्स को पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से वो सही से बोल नहीं पाते हैं। अगर आपके बच्चे को ओरल मोटर इशू नहीं है किसी तरह का, तो तब हमें ज़रूरत होती है बच्चे के रिसेप्टिव पर काम करने की। अब हमने ओरल मोटर पर काम किया, हमने बच्चे की टंग मूवमेंट पे काम करना है, बच्चे को ला कोई वर्ड किस तरह से बोलना है वो सिखाना। अगर बच्चे को, कुछ बच्चों को ला और रा इनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ हम बच्चे को मिरर के साथ में या फिर बच्चे को पिक्चर के साथ में, पिक्चर कार्ड्स के साथ में सिखा सकते हैं कि उसे टंग को एक्चुअली कैसे मूव करना है, क्या टंग मूवमेंट रहती है किसी भी साउंड को बोलने के लिए। ये एक्सरसाइज बच्चों को, जिन बच्चों को ल बोलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जब ओरल मोटर आप एक्सरसाइजेस बच्चे को करवाते हैं तो उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप बच्चे को वाइब्रेशन ज़रूर दें, क्योंकि जब बच्चे को आप वाइब्रेशन देते हैं तो बच्चों में फीडिंग को लेकर जो समस्याएं होती हैं या बच्चे को ओरल डिसफंक्शन भी है, उससे काफ़ी बच्चे को हेल्प मिलती है। कई बार ये होता है कि बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम तक वो बोलते नहीं हैं, तो इस वजह से उनका ओरल सिस्टम
जो है वो सही से वर्क नहीं करता है, तो उसको वेकअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्पीच थेरेपी के टाइम पर हम बच्चे को वाइब्रेशन ब्रश के साथ में थोड़ा वाइब्रेशन ज़रूर दें, बाहर दें या फिर अंदर भी दिया जा सकता है, लेकिन वाइब्रेशन थेरेपी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है और बच्चे उससे बोलना शुरू करते हैं। बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ब्रश की बैक साइड से बच्चों को वाइब्रेशन ज़रूर दीजिए। यह अंदर या बाहर दोनों जगह दिया जा सकता है। दूसरी एक चीज़ है कि बच्चे को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाना, जैसे कि ब्लोइंग और सकिंग की एक्सरसाइजेस करवाना, उससे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। आप चाहे इमिटेशन में ये चीज़ें करवाइए, लेकिन ज़रूर करवाइए। अब एक चीज़ और होती है कि जो नेक्स्ट फीचर होता है, नेक्स्ट सिम्टम जो होता है वो है कि बच्चे बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन बच्चे समझकर बोलना नहीं सीखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो म पापा अकेले में मम्मा पापा बोलते हैं, लेकिन जोड़कर भी बोलते हैं, ज्वाइन करके जिसे हम कहते हैं बोलना, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि किस पर्सन को मुझे मम्मा बोलना है। अब यहाँ पर मैं कहूँगी कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुझे किसको मम्मा बोलना है। अच्छा, ये सब चीज़ें ना करें। बहुत ज़रूरी है बच्चों की रिसेप्टिव पर काम करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को पिक्चर्स के साथ में स्पीच थेरेपी दें। पिक्चर्स और वीडियोस को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह होता है कि बच्चे चीज़ों को समझकर बोलना शुरू करते हैं। अगर मैंने एप्पल का पिक्चर दिखाया है और बच्चे को बोला है कि ये एप्पल है, तो बच्चा समझ आता है कि इसे एप्पल बोलना है। लेकिन अगर मैंने सिंपली एप्पल बोला है तो बच्चा जानता नहीं कि वो कैसा दिखता है, तो बच्चे कभी भी बोलना सीख ही नहीं पाएंगे। शायद वो अकेले में एप्पल एप्पल बोलेगा, लेकिन वो उसका मतलब नहीं जानता है। और बच्चा एप्पल को देखकर एप्पल बोल रहा है, तो ये इसे हम कहते हैं कि फंक्शनल है। तो फंक्शनल स्पीच को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों में फंक्शनल स्पीच को लेकर बहुत इश्यूज रहते हैं और बच्चे फंक्शनल बोलना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बच्चों की स्पीच को वर्क करते हैं, रिसेप्टिव को हम मिस कर देते हैं। लेकिन हमें रिसेप्टिव पर भी साथ ही काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी चीज़ को सही से नहीं बोलता है, उसका नाम सही से नहीं बोलता, अगर आपने पूछा है ये क्या है, अगर बच्चे को ये पता नहीं है कि ये हैंड है, ये क्या है, आइज़ हैं, तो इसका मतलब बच्चा जानता नहीं। वे शायद वैसे बोल सकता है कि आइज़ नोज़ कुछ बोल सकता है, लेकिन वह जानता नहीं, रिलेट नहीं कर पाता है कि इन्हें आइज़ बोलना है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को विजुअल्स के साथ में स्पीच थेरेपी देना, ताकि हम बच्चों की रिसेप्टिव पर काम कर सकें। जो नेक्स्ट सिम्टम है ऑटिज़म का, वो है बच्चों में थिंकिंग का कम होना। जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो बच्चे लगातार बोलते जाते हैं। क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है कि मम्मा कहाँ हैं, या ये कैसे है, या ये क्यों है, ये क्या है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूरोटिपिकल बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं जब वो बोलना शुरू करते हैं, लेकिन ऑटिज़म में ये चीज़ बच्चों में नहीं देखने को मिलती। चाहे आपका बच्चा वर्बल भी है, लेकिन बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए बच्चों को थिंकिंग की ज़रूरत है कि मुझे पूछना क्या है, या मुझे किस तरह से किस ऑर्डर में वर्ड्स को रखना है। ये चीज़ें बच्चों में अक्सर मिसिंग होती हैं और इन पर हमें ज़रूर काम करना है। इसके लिए आप बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन में चीज़ें करवा सकते हैं, जैसे कि आप 3 चीज़ें रखिए। एक बुक रख सकते हैं, क्रेयॉन रख सकते हैं और एक सीजर रख सकते हैं, और उससे पूछ सकते हैं कि हम कटिंग के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, या हम पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। तो इससे भी बच्चों में, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे समझना सोचना शुरू करते हैं कि इस चीज़ से मैं ये काम करता हूँ। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्ली ईयर्स में बच्चों की इन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। विजुअल्स को ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली बच्चे को पूछ रहे हैं, आपके बच्चे ने अभी भी स्पीच बोलना शुरू किया और आप उससे पूछ रहे हैं कि हम कटिंग कैसे करते हैं या हम लिखते किससे हैं, तो शायद बच्चा आपका नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप विजुअल्स की हेल्प के साथ में आपने उसके सामने चीज़ें रखी हैं, तो चाइल्ड हैज़ टू चूज़, बच्चे को बताना है तो बच्चा आपको ईजिली बता पाएगा। स्टार्टिंग में जब भी आप बच्चे के साथ में स्पीच थेरेपी स्पेशली कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है घर पर साथ में विजुअल्स को ज़रूर ऐड कीजिए। और विजुअल्स एक प्रॉम्प्ट का काम करते हैं बच्चों के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, उनमें वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं, और साथ ही बच्चों के लिए चीज़ों को समझना, लैंग्वेज को समझना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि बच्चा किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाता, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ADHD बच्चों में भी ये चीज़ होती है कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऑटिज़म में भी बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज होते हैं। इसी वजह से वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर मैं कहूँ कि नीचे मैंने चीज़ें रखी हैं, कोई चीज़ बच्चे से मांगी है, तो बच्चे नीचे ही नहीं देखते हैं, क्योंकि फोकस किसी चीज़ पर करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम लगातार अगर बच्चे के अटेंशन पर काम करते रहें, अटेंशन की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना ज़रूरी है कि बच्चों को एक पैटर्न बनाकर दीजिए कि चलो सेम पैटर्न ऐसा बनाते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग में 3 ब्लॉक से लीजिए, बच्चे को दिखाइए कि इस तरह का पैटर्न बनाइए, तो बच्चा वैसे पैटर्न बनाए।
ये बहुत ज़रूरी है। अटेंशन गेम्स बच्चों के साथ में, फोकस गेम्स बच्चों के साथ में प्ले करना, उन्हें ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे किसी चीज़ पर फोकस करना सीख पाएँ। और जब बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है तो बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को देखना और सीखना शुरू करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट जो स्किल होता है जो ऑटिज़म को इंडिकेट करता है वो है कि बच्चों में एकेडमिक स्किल्स की प्रॉब्लम होना। बच्चे नॉर्मल पैटर्न से नहीं सीख पाते हैं क्योंकि बच्चों में नॉर्मल पैटर्न बच्चे समझते ही नहीं है कि किस तरह से मुझे लिखना है किसी चीज़ को, किस तरह से मुझे पढ़ना है। इवन कि सिंपल अगर मैं बेसिक स्किल्स की भी बात करूँ कि बच्चे को कलर्स नेम है वो नहीं पता होंगे, बच्चे को शेप्स नहीं पता होंगी, बच्चे से स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, वो बच्चे नहीं सीखते हैं। स्कूल में जो चीज़ें उसने पिक की हैं वो भी रोट लर्निंग है। अगेन बच्चा उन चीज़ों के मतलब ही नहीं समझता है, जिसे हम कहते हैं कि हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट। बच्चे को पूछा जाए कि अगर वो बता देगा 1 to 10 तक, 1 to 100 भी शायद बता दे, लेकिन अगर मैं पूछूंगी 25 से पहले क्या है तो वो शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं उसको पता। अगर मैं पूछूंगी कि 2 चीज़ें मुझे उठाकर दे दो तो शायद वो काउंट भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें बच्चों में अक्सर मिसिंग होती हैं क्योंकि बच्चे नॉर्मल पैटर्न से, नॉर्मल एजुकेशन पैटर्न से नहीं सीखते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि घर पर हम बच्चों को ये चीज़ें हम डेली प्रैक्टिस करवाएं इन चीज़ों की, क्योंकि एकेडमिकली बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चों को लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन की अवेयरनेस नहीं होती है। कलर अगर आपका बच्चा लाइन से बाहर करता है, उसे लाइन की अवेयरनेस नहीं है या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बहुत से रीज़न होते हैं। बच्चों को क्रेयॉन को पकड़ने में प्रॉब्लम है क्योंकि होल्डिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम कहते हैं फाइन मोटर की समस्या होना। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है और उन पर काम करना है। हमारे बच्चे को कहीं इन चीज़ों में प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसे कहते हैं कि लाइन की अवेयरनेस ना होना, लेटर को बड़ा या छोटा लिखना, इसे हम कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होना। ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं सीखता है। यहाँ पर बात करूँ मैं एकेडमिक स्किल की, सोशल स्किल्स की, बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं सीख पाते हैं और हमें ये चीज़ें उन्हें सिखानी होती हैं। एक और सिम्टम जो बहुत क्लियर होता है वो है बच्चों में बिहेवियर इश्यूज। बिहेवियर के बेस पर हम ऑटिज्म का डायग्नोज करते हैं बच्चों का, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं घर पर। ये जो सभी मैंने स्किल्स मेंशन किए हैं, अगर आप बच्चे का टेस्ट करते हैं तो आप पकड़ सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, क्योंकि ये क्लियर सिम्टम्स हैं जो ऑटिज्म में 100% होते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सभी हो, लेकिन इनमें से अगर कुछ एक भी हैं तो ज़रूरत है बच्चे के साथ घर पर काम करने की। चीज़ है कि बच्चों में बिहेवियर पैटर्न जो है, जिसे मैं बात करूं कि कुछ इस तरह का स्टीमिंग बिहेवियर्स होना, जैसे कि बच्चा टैप कर रहा है किसी चीज़ की, एक इनएप्रोप्रिएट वे में चीज़ों के साथ में उनका ऑब्सेशन होना, जैसे कि बर्तन, चम्मच, छलनी, इनके साथ में खेलना, टॉयज़ के साथ में नहीं खेलना है। दूसरा, अगर टॉयज़ के साथ खेलना है तो उसे इनएप्रोप्रिएट वेज में खेलना है। कार है तो कार के व्हील को घुमा के देखना है हमें, या फिर इस तरह के कुछ, जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक को टैप करना है, उससे स्टैक नहीं करना है। ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है ऑटिज्म है अगर बच्चे को स्पेशली। तो टॉयज़ एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपको बताने का कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका बच्चा टॉयज़ के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो उन्हें एक्सप्लोर करता है। क्या उन्हें वो मुंह में ले रहा है, या चीज़ों को टैप करके उनकी आवाज़ सुन रहा है, या विजुअली उनके साथ में बहुत ज़्यादा वो उनमें लॉस्ट हो जाता है। हम बच्चों के बिहेवियर्स, उनके सेंस इश्यूज़ को टॉयज़ के साथ समझ जाते हैं, और ये जो सेंस इश्यूज़ हैं ये भी ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। बच्चों में रेपिटेटिव प्ले होना, बच्चे एक ही तरह से चीज़ों के साथ खेलते हैं, जैसे कि चीज़ों को लाइन अप करना, उसे अगर हम कहें कुछ अलग तरह से खेलना तो बच्चे उसे नहीं खेल पाते हैं। ये एक चीज़ होती है कि क्योंकि बच्चों में थिंकिंग और रीजनिंग कम है, बच्चे और रास्ता और चीज़ें सोच नहीं पाते हैं और वो उसी एक जगह पर ही फोकस रहते हैं, और इस वजह से बच्चों के प्ले स्किल्स अफेक्ट होते हैं। और ज़रूरत होती है घर पर हमें बच्चों के प्ले स्किल्स पर काम करने की, उन्हें बताने की कि टॉयज़ के साथ हमें किस तरह से प्ले करना है, और इस चीज़ को हम प्ले थेरेपी कहते हैं। और प्ले थेरेपी बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर घर पर कीजिए। बच्चे की फेवरेट चीज़ 4 या 5 चीज़ें लीजिए, एक डिब्बे में रख दीजिए, एक बॉक्स में रखिए, और बच्चे के साथ में उसे अलग अलग तरह से खेलना सिखाइए कि उसे किस तरह से खेलना है। तो ये चीज़ें भी बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं। साथ ही प्ले स्किल्स उनमें आने शुरू होती हैं। प्रिटेंड प्ले अनदर जो टाइप है बच्चे की प्ले थेरेपी बच्चों को दे सकते हैं, कि बच्चों को प्रिटेंड प्ले सिखाना भी ज़रूरी है कि किस तरह से कोई चीज़ हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं।
अब ये चीज़ें जो है, अगर बच्चा अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से यूज़ करना शुरू कर देता है तो इसे हम कहते हैं कि जनरलाइज करना। बच्चे जनरलाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, जिसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। एक चीज़, एक टास्क एक ही पर्सन के साथ बच्चे ने किया है, दूसरी जगह पर उसे अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में ये चीज़, अगर मैंने बोला है कि ग्लास दो, बच्चा वैसे टेबल से उठाकर ग्लास दे रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि किचन से ग्लास ले आओ या वो ग्लास बड़ा लेकर आओ, तो बच्चा शायद नहीं लाएगा, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। एनवायरनमेंट अगर चेंज है, पर्सन चेंज है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो बच्चे को जनरलाइजेशन को लेकर ज़रूर प्रॉब्लम होती है। हो सकता है ऑटिज़म में आपका बच्चा आपके साथ सब काम करता हो, लेकिन स्कूल में उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। और ये सिम्टम्स आप ज़रूर समझिए और उन पर ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों पर, उनके सिम्टम्स को ध्यान में रखकर उनके साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे रिकवर भी कर सकते हैं। 3 to 20% बच्चे ऑटिज़म से पूरी तरह रिकवर कर सकते हैं अगर आप बच्चों को घर पर ही ये थेरेपीज देते हैं और उनके साथ में 3 या 4 घंटे रोज़ काम करते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं कई बार बच्चे, ज़रूरी नहीं है सभी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। इधर उधर मीनिंगलेस दौड़ते रहना, घूमते रहना, खेलने की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे ही बस बिना वजह ही घूमते रहना। तो इसे हम कहते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। या फिर बच्चे में बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स होना, बच्चा इनकॉन्सोलेबल चाइल्ड होना, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना, बाइटिंग करना। ये टॉडलर्स में ये इश्यूज होते हैं जब बच्चों में स्पीच नहीं होती है। नॉर्मल टॉडलर्स में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक एज के बाद भी आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तब ये बिहेवियर्स बच्चों में आगे चलकर और भी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग में इन पर ध्यान ना दें। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के बिहेवियर्स को समझना। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर काम करना। अगर बच्चे को पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम है, बच्चे को छोटी चीज़ें पकड़ने में प्रॉब्लम है, पेज को फ्लिप करना कि वो बुक के पेज को इधर उधर कर सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है और उन पर घर पर काम करना है। अगर बच्चे को पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम है तो घर पर आप क्रेयॉन दीजिए। क्रेयॉन कंपैरेटिवली थिक होता है और बच्चे उसे इजीली पकड़ पाते हैं, या ग्रिपर की हेल्प ली जा सकती है। बच्चों का पोस्चर मेक श्योर कि सही हो, बच्चा बैठा सही से हो, क्योंकि कई बार बच्चे बैठते नहीं हैं। शोल्डर स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, उन्हें क्रॉलिंग करवाना, उन्हें एनिमल वॉक्स करवाना ज़रूरी है, जो कि ना सिर्फ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करती है बल्कि उनकी शोल्डर स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी है और अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हैं तो डेफिनेटली हम घर पर ही बच्चों के ऑटिज्म के सिम्टम्स को समझकर उन पर काम कर सकते हैं और बच्चे की रिकवरी में उसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सिम्टम्स, अगर इन 10 सिम्टम्स में आपके बच्चे का कोई आपको लगता है कि 3 या 4 सिम्टम्स भी हैं, तब भी ज़रूरत है हमें घर पर ही बच्चों के साथ में ये सभी थेरेपीज करने की, ताकि आगे चलकर बच्चों को ये सिम्टम्स बड़े नहीं, सीवियर ना हो और बच्चा इंप्रूव होना शुरू हो। क्योंकि इनिशियली जो चीज़ें आप कर लेते हो, जिसे हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, ये सब अर्ली इंटरवेंशन की ही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको घर पर करनी है और अगर आप इन्हें करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे ऑटिज़म से आउटग्रो कर सकते हैं। और आप ऑटिज़म के सिम्टम्स को इस वीडियो के साथ में ज़रूर समझ के होंगे कि क्या सिम्टम्स हैं और हमें किस तरह से घर पर काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।